दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल जालौन टाइम्स। संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक, बहुत ही अत्यंत उच्च स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक केरल में संपन्न हुई और इस बैठक में जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है उस पर भी चर्चा हुई। अब जातिगत जनगणना को लेके इसमें जो राय संघ की सामने आई है उसको व्यक्त किया पत्रकारों के सामने संघ के प्रचार प्रमुख सुरेश आम्बेकर ने। तो सुरेश आम्बेकर ने ये कहा कि जातिगत जनगणना कराने में कोई बुराई नहीं है। जातिगत जनगणना से ये पता चल जाएगा कि किस जाति की हिस्सेदारी है, आर्थिक मामलों में कैसी है, अन्य मामलों में कैसी है, और जो जातियां पिछड़ी हुई हैं उन जातियों के कल्याण के लिए ये जो है योजनाएं बनाई जा सकेंगी, काम किया जा सकेगा। तो उनका कहना ये कि जातिगत जनगणना को इस दृष्टिकोण से जातिगत जनगणना की उपयोगिता हो सकती है। जातिगत जनगणना कराने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर ये लोग चुनाव में अगर इसका राजनीतिक इस्तेमाल जातिगत जनगणना का किया जाता है तो ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और इससे भारतीय समाज के लिए बंटवारे जैसी स्थिति, उन्होंने दूसरे शब्दों में कहा, लेकिन उनके कहने का मतलब ये कि इससे भारतीय समाज की एकता के विखंडित होने का खतरा पैदा हो जाएगा अगर इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली तो बात ये है कि सही बात तो ये है कि संघ ने तो अपनी ये राय दे दी। संघ ने ये राय अपने मन से नहीं दी, वरना संघ तो ये बहुत पहले ये राय दे चुका होता। ये राय तो इसीलिए दी गई राजनीतिक दबाव की वजह से। राहुल गांधी ने जो हल्ला मचा रखा है और उसका जो बहुसंख्यक वंचित वर्ग है उस पर उसका प्रभाव दिख रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी के लगातार खिलाफ होती जा रही। नरेंद्र मोदी जी का स्वयं को पिछला बताना और उसकी दुहाई देना ये कोई काम नहीं आ रहा। इसीलिए इस बार अकेले दम पे भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं आ पाई, और अगर अगली बार यही स्थिति बनी रही तो हो सकता है कि उसको सरकार भी ना बना पाए वो। तो संघ इस बात को समझ रहा है, तो संघ ने पलटी मारने में ही अपनी गनीमत समझी। तो संघ ने जो काम राजनीतिक दबाव की वजह से हुआ है, तो राजनीति अगर नहीं करेंगे तो फिर आप वंचितों की कल्याण की कहाँ सोचने वाले थे। वंचितों की वरना तो स्थिति ये थी कि नरेंद्र मोदी जी जो अभी दुहाई देते कि मैं पिछड़े वर्ग का हूँ, मुझसे बड़ा पिछड़े वर्ग का कोई हितैषी नहीं है। लोग भूले नहीं इस बात को कि जब बीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की थी तो उस रिपोर्ट का विरोध करने के लिए लालकृष्ण आडवाणी ने जो अपनी रथ यात्रा निकाली थी, उस रथ यात्रा के सारथी नरेंद्र मोदी थे। तो क्या नरेंद्र मोदी इतने नादान थे? वो जानते नहीं थे कि ये रथ यात्रा पिछड़ों को जो आरक्षण दिया जा रहा है उसके विरोध में निकाली जा रही। तो उन्होंने तो दे दिया, एक बड़ा सस्ता एक सुझाव दे दिया संघ ने कि नहीं, हम जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं है। विरोध करने की सही बात ये, विरोध करने की हैसियत नहीं बची। और राहुल गांधी ने डंके की चोट पर कह दिया कि मैं सरकार से मैं जातिगत जनगणना करा के मानूंगा, और अगर जातिगत जनगणना की मांग 1 साल के अंदर मंजूर नहीं की गई, क्योंकि 1 साल के अंदर जनगणना तो होनी है, तो हम प्रधानमंत्री को ही बदल देंगे। तो ये जो है, ये वैसे तो विपक्ष के नेता डींगे हाँकते रहते, लेकिन अब जातिगत जनगणना करानी है ही, और अगर उसमें जातिगत आर्थिक सर्वे को शामिल नहीं करते तो फिर मतलब इसका मतलब तो खुला न्योता देना है आगामी चुनाव में अपनी पराजय को। तो इससे बहुत विचलित मोदी जी भी है। अब अगर राहुल का अगर अपर एंड होता है, अगर इससे सिर ऊंचा होता है तो होता रहे, और सिर्फ अगर संघ ने भी एक तरह से जो सोचा जैसा छोड़ा है इसकी हवा को कम करने के लिए, इसका प्रभाव कम करने के लिए, लेकिन चकमा देने की कोई गुंजाइश न संघ की बची है और न भारतीय जनता पार्टी की बची है। अब ये आसार स्पष्ट नजर आने लगे कि अपनी नाक बचाते हुए और मोदी जी को अब घोषणा करनी पड़ेगी कि ये जो जनगणना होने वाली है इसमें जातिगत और आर्थिक सर्वे भी शामिल, जातिगत और आर्थिक सर्वे पर आधारित होगी ये जो जातिगत जनगणना। अब जातिगत जनगणना क्यों कराई जा रही? केवल आपके भरोसे ये नहीं छोड़ दिया जाता।
नहीं छोड़ा जा सकता कि नहीं आप जो है जातिगत जनगणना कराने के बाद अपनी तरीके से आप जो पिछली जो जातियां पिछड़ रही हैं उनकी आप उन्नति कर देंगे आप, क्योंकि आपकी तो ये मनसा जाहिर हो चुकी कि आप कुल मिला के अभी भी मनुस्मृति के आपकी स्मृतियों में, आपके स्वप्न में अभी भी मनुस्मृति का जो सामाजिक व्यवस्था है वो बसी हुई है, और आप किसी एन के प्रकार उसको लागू करने का ही विचार रखते हैं। अगर आप ये चुनावी बाध्यताएं आपके सामने ना हो, लेकिन चुनावी बाध्यताएं आपको उस जाने से उस दिशा में जाने से आपको रोक लेती हैं, तो इसलिए आप रोक रहे। वरना आपको क्या ज़रूरत थी कि आप आउटसोर्सिंग आप जो है सरकारी क्षेत्र में नियमित नौकरियों की भर्ती बंद करके और आप संविदा पर और आउटसोर्सिंग के जरिए सरकारी काम कराना शुरू कर देते। लेकिन आपने ये जो निजीकरण का उत्साह है, इसके पीछे दो कारण हैं। निजीकरण तो लोग एक ज़माने में बहुत सारे लोग निजीकरण की मांग कर रहे थे, इसलिए क्योंकि उनको उम्मीद ये थी कि निजीकरण में जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो जो सेवाएं हों या उत्पाद हों वो सस्ते होंगे और उनकी क्वालिटी भी पहले से बेहतर होगी। लेकिन मोदी जी ने उसको किस रूप में परिवर्तित कर दिया कि निजीकरण माने अपने चहेते कारपोरेट को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लूटने का अवसर प्रदान करना। इसलिए जो निजीकरण हो रहा है उससे न तो सेवाएं और उत्पाद सस्ते हो रहे हैं और ना ही उनकी क्वालिटी बेहतर हो रही है। और उसके चक्कर में ये है कि आपने सभी जगह निजीकरण लागू किया, सरकारी सेवाओं में भी आपने निजीकरण को लागू कर दिया। तो दूसरा उद्देश्य आपका निजीकरण का यही था कि आप किस तरीके से आरक्षण को दाता बता सकें। वरना इतना क्या है कि अब तो पर्याप्त क्षमतावान लोग पैदा हुए। पहले तो आपको यही बताना चाहिए कि कितनी नौकरियां कितने कर्मचारी ऐसे हैं और अधिकारी ऐसे जो संविदा और या आउटसोर्सिंग के आधार पर काम कर रहे हैं, और फिर आपको उसमें ये बताना चाहिए कि उसमें कितने प्रतिशत दलित हैं और कितने प्रतिशत पिछड़े हैं। आपका भांडा फूट जाएगा। आज वैसे भी अभी भी बैकलॉग छूटा हुआ है। 27% आरक्षण दलित पिछड़ों को दिया जा रहा है, हालांकि उनकी आबादी 50% से ऊपर है, और इसीलिए मांग हो रही है कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर ये भी सर्वे करा लिया जाए तो 27% की भी पूर्ति नहीं हो पाई। यहाँ तक कि अनुसूचित जाति और जनजाति की 21% की भी पूर्ति नहीं हो पाई आरक्षण कोटे की। तो अभी भी जनरल कास्ट के लोग, जिनकी संख्या 15 भी है कि नहीं इसमें भी संदेह, वो लोग 50% से ऊपर पे 60% से ऊपर पे सरकारी नौकरियां भी उनके हिस्से में, फिर भी वो अपने आप को प्रदर्शित ये करना चाहते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था से उनके साथ अन्याय हो रहा। हालांकि ये काम उनको चढ़ा के नहीं किया जाना चाहिए, और ये काम डॉक्टर लोहिया ने किया था। तो उनकी खूबसूरती यही थी कि डॉक्टर लोहिया के साथ में तो अधिकांश ब्राह्मण थे। जब वो नारा दे रहे थे 100 में पा में 60 और पिछलों ने बांधी गांठ, तो अधिकांश तो उनका जो है उस नारे को जो नारे उसको कंधा देने का जो काम है उस नारे की पालकी को, वो तो ब्राह्मण और सवर्ण बड़ी संख्या में वही कर रहे थे। तो होना यही चाहिए कि समाज में उसकी वजह से कोई वैमनस्य का सूत्रपात ना हो, लेकिन आप काम एक ईमानदारी के साथ में करें। और ये आउटसोर्सिंग में भी अब आपको जातिगत जनगणना जब कराएंगे, आर्थिक जनगणना कराएंगे, तो उसमें ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि आउटसोर्सिंग में और उसमें जो है जो संविदा भर्तियां हैं उनमें दलितों और पिछड़ों का प्रतिशत क्यों है। अब उनमें शिक्षा भी बढ़ गई, उनकी क्षमताएं भी इस बीच में प्रमाणित हुई हैं, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है आरक्षण मिलने के कारण। तो अब फिर इसके बावजूद भी अभी वो इतनी न्यून संख्या उनकी कितनी है, ये तो आपका कपटाचार प्रदर्शित करेगा कि आप उस वैसी मनुवादी सामाजिक व्यवस्था को आप जो है लागू करने का कोई ना कोई रास्ता और कोई ना कोई तरीका ढूंढना चाहते। तो अब एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जातिगत जनगणना तो अब की बार जो जनगणना होगी उसमें सरकार नीके नहीं तो नागा, जो कहते हैं बुंदेलखंडी कहावत है, तो नीके नहीं तो नागा वाली कहावत चर्चा होगी। सरकार मन से न भी चाहे तब भी उसको जातिगत और आर्थिक आधार पर सर्वे कराना पड़ेगा। उसके साथ साथ में ये आरक्षण का दायरा बढ़ाने का की मांग भी जुड़ी हुई है, और आउटसोर्सिंग और जो संविदा भर्तियां हैं उनमें भी आरक्षण को लागू करने की मांग
ये भी जुड़िए, ये मांगे भी आपको माननी पड़ेंगी। ये सामाजिक न्याय का तकाजा है। सोशल इंजीनियरिंग, आपने सामाजिक न्याय की बजाय आप सोशल इंजीनियरिंग काम करने का काम करते थे, जिसका सूत्रपात गोविंदाचार्य ने किया था। लेकिन उस सोशल इंजीनियरिंग की सीमाएं हैं, उस सोशल इंजीनियरिंग से सामाजिक न्याय संभव नहीं हो पाया, ये देख लिया है। अभी भी रवैया और मानसिकता नहीं बदला है। आपने तमाम सारे अपने भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम पदों पर, जो महत्वपूर्ण पद हैं, उन पर बिठा भी रखी है। अगर दलित और पिछड़े वर्ग के लोग, तो उनकी हैसियत क्या है लोग ये जानते हैं। वो सुग्रीव परंपरा के लोग हैं। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। वो दीनता ओढ़े रहने के लिए मजबूर होते हैं। तो दीनता नहीं चाहिए, ये कृपा, आपको इनके साथ कृपा थोड़ी कर रहे, वो अधिकार की मांग कर रहे हैं, और इसी को आपको मान्यता देना पड़ेगा। कुल जमा निष्कर्ष ये जातिगत जनगणना से लेके आरक्षण का दायरा बढ़ाने तक कुल जमा निष्कर्ष ये है। और इससे ये जिम्मेदारी भी आपकी है कि आप जो सवर्णों के मन में ये भय दूर करें कि इससे उनका कोई नुकसान होगा। क्योंकि ये व्यवस्था भी अगर होगी भी, ये जो अभी जनसंख्या के अनुपात में सबको भागीदारी देने, उसके अनुपात में समुचित भागीदारी देने की व्यवस्था में जो लागू भी होगा, ये पूरा ये प्रयास जो है, ये इसको फलीभूत भी किया जाएगा। तो ये प्रयास एक अंतरिम प्रयास होगा। अंत तो करता है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिसमें जो क्षमतावान है, जो प्रतिस्पर्धी योग्यता में सर्वोच्चता रखता है, उसी को जो है महत्वपूर्ण नौकरियां, महत्वपूर्ण स्थान और सब कुछ मिलेगा। ये उनको सवर्णों के मन में स्पष्ट कर देना चाहिए कि आपने इतने वर्षों तक एकाधिकार रखा, तो आप कुछ अभी सदियों तक रखा, तो कुछ दशकों तक तो अब आप कुछ धैर्य संयम रख सकते कि कुछ दशकों तक तो। और फिर भी आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप जो है अपनी जितनी आपकी जनसंख्या उससे अनुपात में घट जाए। वरना तो ये होगा कि अगर एक सवर्ण स्थान ही अगर अलग से बना दिया जाए, तो जितनी आपकी संख्या उसी के मुताबिक तो नौकरियां मिलेगी। तो उससे तो आप तिगुनी चौगुनी नौकरियों पे भी काबिज हैं। वरना तो आपके हक की नौकरी तो कोई हकमारी नहीं हो रही। लेकिन ये बात सही है, प्यार से समझाई जानी चाहिए, सद्भाव से समझाई जानी चाहिए। और बल्कि सवर्णों को जो है इसके लिए अगुवाकार बनाया जाना चाहिए, ये सामाजिक न्याय की व्यवस्था के लिए। और बने भी हैं। डॉक्टर लोहिया का हमने जिक्र किया ही, पीपी सिंह हैं ही, अर्जुन सिंह हैं ही। इन लोगों ने अगुवाकार की भूमिका निभाई है। राजनारायण जी भी भूमिहार थे। राजनारायण जी भी बहुत जोरदार पैरवी करते थे सामाजिक न्याय की। मधुलिमाई जी जात से ब्राह्मण थे, लेकिन वो भी सामाजिक न्याय के बहुत बड़े पैरोकार रहे। तो वो पैरोकारी होती रहेगी। अब सवर्णों की शिकायत ये रहती, कुछ उनकी शिकायतें कुछ जायज़ भी हैं कि जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, वो जो है वो उस ढंग का नौकरी में आने के बाद वो अपने लोगों तक के शील की और नैतिकता की परवाह नहीं करते, और अपने लोगों तक के शोषण के में नहीं हिचकते अगर उनका व्यक्तिगत भला होता है। हालांकि ये बहुतायत में ये बात नहीं है, लेकिन अगर ये एक बड़ी संख्या में, एक बड़े अनुपात में अगर ये बात है, तो इस पर फिर उन समुदायों को, वंचित समुदायों को भी विचार करना चाहिए। नैतिक बल सबसे बड़ा होता है। किसी समुदाय को आगे बढ़ाने में, ऊंचाई पर ले जाने में उसकी भूमिका बड़ी हो जाती है। नौकरियां मिल जाने से, ताकत आ जाने से, पैसा आ जाने से, इससे आपको जो है वो प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती, वो सर्वोच्चता प्राप्त नहीं हो सकती जो आपके नैतिक बल से होती है। आप डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी होने का वंचित वर्ग दावा करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर को आपने अधूरा पढ़ा। डॉक्टर अंबेडकर ये नहीं थे कि एन प्रकार पद पा जाओ, फिर जो है सवर्णों को भी पीछे छोड़ दो, उसमें शोषण करने में लोगों के और अनैतिकता करने में। वो डॉक्टर अंबेडकर ने तो जब एक बार उनसे किसी ने कहा कि हम आपके सुपुत्र को जो है कुछ उद्योग में अपने में पार्टनरशिप देना चाहते हैं, आप कोई हमारा ये काम करा दीजिए, तो उन्होंने वहाँ से उसी दिन उसका टिकट करा दिया था, टिकट कटा दिया था दिल्ली से पूना के लिए। उनके जब उनका देहावसान हुआ, जब निर्वाण को प्राप्त हुए बाबा साहब, तो बाबा साहब के पास में उल्टा कर्जा था बजाय उनके खाते में पैसे होने का। तो इतने बड़े पदों पर रहे, इतनी पूरी सारी दुनिया में उनका सुना जाता था। उनकी किताबों की में इतनी स्कॉलरशिप मिलती थी, सेमिनारों में जाते थे, वहाँ इतना मेहनताना मिलता था।
लेकिन फिर भी वो आदमी सब कुछ वो पैसे पे खर्च कर देते, वो किताबें खरीदने पे ही खर्च कर देते थे, और ऊपर से वो कुछ करते नहीं थे दंदपन। तो इसलिए उनके पास में जो सांसद होने के नाते, मंत्री होने के नाते जो वेतन भत्ता भी मिलता था, उसके बाद में भी उनकी गुजर बसर नहीं पूरी हो पाती थी। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर की धाक को उस समय के कट्टरवादी माहौल के में बड़े बड़े सवर्णों ने स्वीकार किया और संविधान सभा में अपना गौरव माना कि वो संविधान सभा में जब उन्होंने शामिल होने की अपनी सहमति दे दी। और आज बिना डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी का अपना जाप पूरा नहीं होता। तो बाबा साहब ने एक रास्ता दिखाया, तो नैतिकता एक बड़ी चीज़ है। तो ये शिकायत दूर की जानी चाहिए, उनके अंदर वो उनको अपना नैतिक बड़प्पन लाना चाहिए। वो न्यायप्रिय भी, वो उनको जहाँ उनको पद मिले, जहाँ अधिकार मिले, वहाँ वो नैतिकता और न्यायप्रियता दोनों का प्रदर्शन करें, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन ये सामाजिक, इसका मतलब ये नहीं है कि इन कमियों को गिना के और आप सामाजिक न्याय की जो का तकाजा है उससे मुंह मोड़ने का अवसर प्राप्त कर लें, का अवसर हासिल कर लें। वो मौका आपको नहीं दिया जा सकता। सामाजिक न्याय का को तो अपनी तार्किक परिणति पर आपको ले जाना है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले आपसे उन नए दर्शकों से खास तौर से गुजारिश करनी है कि अगर उन्हें ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो वो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करें। खुद तो ऐसा करें ही, अपने मित्रों और परिजनों को भी अधिक से अधिक संख्या में ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप अपने जो विचार हों वो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।